Hello students, in today's video we will discuss meaning and the properties of normal distribution. Here are all the names of normal distribution. We will discuss one by one कि ये नाम कैसे पढ़े. First is why we called it normal distribution. Normal means the type that the frequency distribution of a certain variables tends towards normal when there are large number of items. If n towards infinity होता है that means number of items हमारे बहुत large होते हैं, तो उन सारे वेरिएबल्स के आप जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स ड्रा करेंगे तो वो क्या होंगे, नॉर्मल होते जाएंगे, सेम होते जाएंगे. सो वी कैन से द पैटर्न अकर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट्स. What are the common measurements? Common measurements are the all the continuous random variable. सारे continuous random variables में, सतत variables में आप जब large number of items का कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होंगे, नॉर्मल होते जाएंगे, सेम होते जाएंगे. कि सबकी शेप क्या है, बेल शेप है. फाइन. एंड दे वर वेरी फ्रॉम देयर सेंटर. वो सेंटर से तो वेरी करेंगे, किसी का ऊपर है ये सेंटर, किसी का नीचे है, बट वो आगे जाके क्या होंगे, स्प्रेड होते जाएंगे. तो ये जो शेप बनेगी वो क्या होगी, बेल शेप होगी. इट इज ए सिमेट्रिक अबाउट द मीन. मीन के आसपास क्या होता है, ये सेम होता है, शोइंग दैट द डेटा नियर द मीन. मीन के पास में जो भी डेटा होंगे वो क्या होंगे, मोर फ्रीक्वेंट होंगे रादर देन फ्रॉम द मीन. मीन के दूर वालों से. आपको समझ आ गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है. फर्स्ट इसलिए कि सारे कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी कर्व आप ड्रॉ करेंगे व्हेन n इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो क्या होंगे, सारे बेल शेप होंगे, सब नॉर्मल होंगे. सेकंड, सारा जितना भी डेटा है, मोस्ट ऑफ द डेटा किधर अपने फ्रीक्वेंटली अकर होता है, near the mean. Why we called it Gaussian distribution? Because in 18th century, Carl Friedrich गैसियन ने इसको, जो कि जर्मन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. सो इन ऑनर ऑफ देम हमने इसको क्या किया है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाई वी कॉल इट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज वी स्टडी ऑल द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इन दिस. This is the continuous theoretical distribution. It is normal law of error because Gaussian derived this equation from the study of error in repeated measurement of the same repeated measurements की error study करके उसने ये derive किया था. इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉर्मल लॉ ऑफ एरर. फाइन. नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. कि पूरी कर्व की प्रोबेबिलिटी होती है 1.5 x बार के इस साइड होता है और 0.5 इस साइड होता है. तो इस प्रोबेबिलिटी कर्व के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. वी कैन से एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. When n is very large, हमने ऊपर डिस्कस किया था, n tends to be infinite. तो जब n is very large, limited frequency curves are drawn. So we called it normal frequency distribution, क्योंकि इसमें limiting frequency curve draw किए जाते हैं. What is limiting frequency curve? Limiting frequency curve is a smooth curve. फाइन. टोटल एरिया ऑफ इट इज 1. जो भी हमारा टोटल एरिया होगा वो 1 होगा. बट वो कैसे फ्री हैंड स्मूथली ड्रॉ किया जाता है, फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम्स. हिस्टोग्राम्स आपके यहाँ पे ड्रॉ होंगे. इन हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व ड्रॉ होगा, दैट इज योर लिमिटेड फ्रीक्वेंसी कर्व.
इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें ऐसे ही बेल शेप नॉर्मल कर्व ड्रॉ होता है। आई थिंक आपको इसके नेम जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनसे इसका थोड़ा मीनिंग समझ आया है कि ये एक बेल शेप कर्व है जिसके सेंटर में मीन होता है, सिमेट्रिक होता है, मीन के इधर और उधर दोनों साइड एरिया इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है, n टेंड्स टू बी इनफाइनाइट। Fine. So now we are discussing the definition perfectly smooth and the symmetrical curve resulting from the expansion of the binomial p plus q की power n when n approaches infinity is known as a normal curve. Thus the normal curve may be considered as the limit towards which binomial distribution approaches as n increases to infinity. Alternatively, we may say that the normal curve represents a continuous infinite binomial distribution or a simply a normal distribution. देखिए binomial distribution में हमने डिस्कस किया था n फाइनाइट होता है, नंबर डिसाइड होते हैं उसमें, बट अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इनफाइनाइट हो, वेरी लार्ज हो, तो वो किसकी तरफ चले जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यही चीज इसमें डिस्कस की गई है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कर लेता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। फाइन, और ये क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वी कैन से द एक्सपोनेंट ऑफ n इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट टेंड्स टू बी वेरी लार्ज और इंफिनिटी। देन if we plot the points on a graph paper it will give a smooth curve that will be the normal curve। अगर ये लार्ज हुई और आपने इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया तो उन पॉइंट से आपको एक स्मूथ कर्व मिलेगा, दैट विल बी द नॉर्मल कर्व। सो वी कैन से व्हेन n इज वेरी लार्ज, neither p or q are very small or equal, then binomial distribution tends to be normal distribution। जब ना ही तो p और q बहुत छोटे हो या इक्वल हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किधर चला जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हो जाता है। assumptions of normal distribution, first is independent factors, various factors which can affect the event does not depend on each other, they are independent। जितने भी फैक्टर्स जो भी इवेंट को इफेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मैनी फैक्टर्स, एज यू नो इवेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट दे हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, उन सब की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट इज सिमेट्री, इन दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आर अक्यूमुलेटेड नियर द मीन। क्या होता है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसके आसपास सारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अक्यूमुलेट होती है और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली ये सेम पोर्शन में होता है। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, आप इसको अगर फोल्ड कर दे, अगर हम एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेता है। ये वाली सिचुएशन आ गई तो ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, दोनों तरफ सेम है, इस साइड भी और इस साइड भी। So this is symmetry. Next is uniformity, the cause factor related with the universe from which all the random samples are taken should be uniform. वो सेम होने चाहिए causing factors. Fine, but their effect on different events can be different. लेकिन उनकी इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं बट जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो सब सेम होने चाहिए। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। शेप, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इसकी क्या होती है, बेल शेप होती है। देयर आफ्टर वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। अब देखिए मीन, मोड और मीडियन, इनकी पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आर कंसाइज।
सब एक ही जगह होते हैं, एक ही पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट इज असिम्प्टोटिक। एज द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम द मीन इंक्रीजेज, मीन से जैसे जैसे आपके कर्व की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इट नेवर टचेस द एक्सिस, वो एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इसी क्वालिटी, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम असिम्प्टोटिक कहते हैं। इट इज यूनिमॉडल, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन मोड। ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ एक ही मोड होता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स। सारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स की स्टडी इसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, एज यू नो ये क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। तो Q1 और Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सो वी कैन से इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स Q3 माइनस M इक्वल्स टू M माइनस Q1। Next is quartile deviation in probable error. Quartile deviation is equal to probable error, which is 2/3 of standard deviation. 2/3 of standard deviation. Next is mean deviation. Mean deviation is about from mean, that is 4/5 of standard deviation. Next is point of inflection. The point where the curvature of normal curve changes its direction, that is the point of inflection. That means ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो अपनी कर्व में डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये देखिए यहाँ पे इधर था, अब इधर इसने बाहर की साइड डायरेक्शन ले ली, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इधर भी इसने यहाँ पे चेंज कर लिया, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फाइन। और ये कहाँ कहाँ चेंज होता है, फर्स्ट इट विल चेंज एट द मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। माइनस में हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर प्लस में हो गया है। यहाँ पे ये चेंज होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और दोबारा कब चेंज होगा, x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपनी कर्व की डायरेक्शन चेंज करता है। सो दीज आर दैट पॉइंट्स। तो यहाँ तो वो क्या है, कॉनकेव है, और यहाँ क्या हो गया है, कॉन्वेक्स हो गया है। तो ये जो कॉनकेव से कॉन्वेक्स में चेंज हो रहा है वही पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द कर्व। If the value of standard deviation is less, then width of the curve will also be less. If the value of standard deviation is greater, then the width of the standard deviation will also be greater. Let us discuss how. अगर हमारे standard deviation की value कम है, suppose कीजिए 1 है, तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा, इधर हो गया standard deviation 1। फाइन। और अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी विड्थ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 में हमारे इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। तो वी कैन से कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन करता है विड्थ ऑफ द कर्व। अगर विड्थ ज़्यादा है दैट मीन्स वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की ज्यादा है, विड्थ कम है तो वैल्यू कम है। नेक्स्ट इज पैरामीटर्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्स बार, दैट इज म्यू, सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार विच इज द हाइएस्ट ऑफ द ग्राफ। आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा, एक्स बार होगा। बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट विल शो द विड्थ, आपकी क्या विड्थ है वो शो करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए आपके पास 2 ही पैरामीटर्स हुए। फर्स्ट हाइट के लिए आपने क्या ले लिया है, एक्स बार, सेकेंड विड्थ के लिए आपने ले लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। क्या क्या कॉन्स्टेंट आप स्टडी करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज फर्स्ट है एक्स बार, दैट इज म्यू,
और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट मोमेंट आपका क्या है 0, μ1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड मोमेंट है आपका वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। थर्ड मोमेंट है आपका दैट इज ऑल्सो भी 0। नेक्स्ट फोर्थ मोमेंट है आपका दैट इज μ4 इक्वल्स टू 3 μ2 का स्क्वायर। μ1 ये है, दिस इज योर μ2, तो इधर क्या आ गया 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज b1 μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब दैट इज 0। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा कर्व सिमेट्रिकल है, कोई स्क्यूनेस नहीं है। नेक्स्ट इज मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस β2 इक्वल्स टू μ4 डिवाइडेड बाय μ2 दैट इज 3। तो क्या बोल सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है वो क्या होता है, मेसोकुर्तोसिस होता है। दैट मीन्स जो इसकी हाइट होती है वो मीडियम होती है, जो हमारा कर्व होगा उसकी हाइट नॉर्मल होगी। फाइन। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। आपको बार बार बोला गया है जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एरिया क्या होगा 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड एरिया रिलेशनशिप। ऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज द हाईएस्ट हाइट फ्रॉम द मीन। जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उससे जितनी भी हाईएस्ट हाइट है, ये जो हाइट है वो आप कैसे मेजर करते हैं, ऑर्डिनेट रिलेशनशिप में मेजर करते हैं। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो यूज ना करके हम टेबल वैल्यू से इसको फाइंड करते हैं। फाइन। अब ये जो हाइट होती है वो डिवाइड होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में। म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1, म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी हाइट होती है यहाँ पे 60.65%, इसकी हाइट होती है 13.53%, इधर होती है 1.11%। तो ये ऐसे होता है, इधर दोनों साइड सेम हाइट होगी, ये प्लस माइनस है तो इधर माइनस का स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर प्लस का स्टैंडर्ड, इधर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो हाइट है वो है ये। नेक्स्ट एरिया रिलेशनशिप। एरिया रिलेशनशिप में हम जो एरिया कवर होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में कर रहे हैं। म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेंज। ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। इधर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो माइनस वाला एरिया इधर का है, प्लस वाला एरिया इधर का है। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम एरिया कवर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। 68.27%, 95.45%, 99.73%। तो इस टाइप से आपको इसकी एरिया प्रॉपर्टी समझ आ गई है कि मैक्सिमम एरिया उसने कवर कहाँ तक कर लिया है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। दिस इज योर एरिया रिलेशनशिप। एरिया में ये पूरा एरिया कवर होता है और ऑर्डिनेट में ये हाइट कवर होती है। फाइन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सामान्य बंटन, जो कि है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है बेल शेप कर्व। हमारे पास अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। उन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं, जिसके लिए हमें जी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है, जिसका फॉर्मूला है हमारा z इक्वल्स टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम फॉर्मूले से उनकी प्रोबेबिलिटी और वैल्यू ऑफ एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइन।
ये जो बेल शेप कर्व है वो सेंटर से डिवाइड होता है x बार से, दैट इज म्यू। ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 0.5 इधर 0.5 इधर। जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि हमारा जो भी x बार होगा वो होगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। ये है हमारा नेगेटिव एरिया माइनस इनफाइनाइट, यहाँ आता है प्लस इनफाइनाइट, प्लस का एरिया पॉजिटिव एरिया। आप जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो इस साइड आएगी माइनस में और इस साइड आएगी प्लस में। इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ऑन 1000 स्टूडेंट्स द एवरेज स्कोर वाज 42। एवरेज स्कोर दैट मीन्स x बार मीन। समांतर माध्य स्टैंडर्ड डेविएशन 24। प्रमाप विचलन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडिंग अ स्कोर ऑफ 50, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर lying between 30 and 54, the value of score exceeded by the top 100 students। और ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, दैट इज n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 1000, x बार समांतर माध्य मीन 42, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज प्रमाप विचलन 24 और x क्या गिवन है 50। फाइन। अब आप हमेशा जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसको कर्व में रिप्रेजेंट करना होगा। सेंटर में हमारा आएगा x बार, 42 x बार है। नाउ 50 आपका इस साइड आएगा राइट हैंड साइड दैट इज 50 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 50 मार्क्स के ऊपर कितने स्टूडेंट्स आएंगे, ये वाला जो एरिया है वो आएगा आपका 50 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे। फाइन। डायरेक्ट ये एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इस एरिया को फाइंड आउट करना होगा और उसको 0.5 से लेस करना होगा, तब आपके पास ये एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जो x बार है वो दोनों साइड्स को 0.5 और 0.5 में डिवाइड करता है। तो ये जो पूरा एरिया है आपका वो क्या है, 0.5 है। तो 0.5 में से अगर आप ये एरिया लेस कर देंगे तो आपके पास ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा। फाइन। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, दैट इज z इक्वल्स टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x है हमारा 50 यहाँ पे गिवन है, 42 है हमारा x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन है 24। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव में आ रही है 0.333। वैल्यू किसकी आ गई है, z वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। वो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ x उसके बाद में आपकी क्या आएगी, वैल्यू ऑफ z, फिर प्रोबेबिलिटी। ये रिवर्स भी चलेगा, इस प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ x गिवन है, तो अब आपने क्या निकाल ली है, z वैल्यू निकाल ली है। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, जो कि आपको अपनी बुक के पीछे गिवन है। देखिए वो टेबल ये रही कि z की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 0.333। हमें ये 3 डिजिट्स लेके चलनी है। फर्स्ट हम लेंगे ये 2 डिजिट्स 0.3 टेबल में आप देखिए, वर्टिकली आप देखेंगे तो 0.3 ये है आपका। फाइन। अब इसके बाद में ये बचा है आपका ये वाला 3, तो इस 3 को आप ऊपर देखेंगे तो ये 0.03। आप इन दोनों वैल्यूज को मैच करेंगे तो जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है
वही आपकी टेबल वैल्यू है, दैट इज 0.1293। क्या वैल्यू आ गई आपकी? 0.1293। यही हमारा टेबल देखने का मैनर है। अगर सपोज कीजिए आपसे बोला गया है 1.32, तो आप कैसे देखेंगे? 1.3 देखेंगे इधर और 2 देखेंगे ऊपर, ये 2 ऊपर आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वैल्यू आ गई आपकी 0.0658। तो इस टाइप से आपको टेबल देखना आ गया है। आगे आप अपने से टेबल देखेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। 0.1293 ये जो वैल्यू आई है वो आई है आपका ये शेडेड पार्ट रेड वाला। यहां से यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है अपनी? 0.1293। बट आपको कौन सी निकालनी है? हमें ये जो ब्लैक वाला एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब आपको ये टोटल एरिया पता है, राइट हैंड साइड वाला वो कितना होता है? 0.5 में से हम ये रेड शेडेड एरिया वाली प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे, तो ये आ गया 0.1293 को आपको लेस कर देना है। आपके पास कितना एरिया आ गया? दैट इज 0.3707। ये इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है। फाइन। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज 0.3707 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 370। इन्होंने मोर देन 50 मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्कोर लाइंग बिटवीन 30 एंड 54। 54 और 30 के बीच में नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बताइए। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। सेंटर में हमारा आता है x बार, जो कि क्या था हमारा 42। अब 30 किस साइड आएगा? 30 इधर आएगा हमारा, दैट इज x1, और 52 इधर आएगा क्योंकि x बार है हमारा 42, ये है x2, दैट इज 54। फाइन। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये सेंटर वाले एरिया निकालना है। इनके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 30 से मीन तक का निकालेंगे और फिर मीन से 54 तक का निकालेंगे। तो 2 जेड निकालने होंगे। Z1 इक्वल्स टू 30 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू क्या आ गई आपकी? -0.5। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का आ रहा है, और इधर भी आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट मीन्स ये माइनस में आएगी वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपको कहाँ देखना है? टेबल में। कैसे देखेंगे? यहाँ सिर्फ 0.5 आ रहा है, तो वर्टिकली आप कैसे देखेंगे? 0.5 में। माइनस हो प्लस हो, दोनों वैल्यूज आपको सेम उसी टेबल में देखनी है। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको साइंस का ध्यान रखना है। प्लस की जगह प्लस यूज करना है और माइनस की जगह माइनस यूज करना है। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो एरिया कितना आ गया आपका? ये एरिया आ गया आपका 0.1915। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे आपने इसको सॉल्व किया। सेम जेड वैल्यू है तो सेम एरिया आएगा, दैट इज 0.1915। अब देखिए आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। इन दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी इधर की कितनी आ गई है? 0.3830। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, दैट इज 1000। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है? 383। दैट मीन्स 30 से 54 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? दैट इज 383। लुक स्टूडेंट्स, ऊपर के दोनों स्टेप्स हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए थे। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन था? x की वैल्यू गिवन थी और हमें क्या निकालना था? z से प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। आपने देखा था x बार कितना था? 42 मार्क्स। फाइन। दैट मीन्स x की जो भी वैल्यू होगी वो किस में होगी?
मार्क्स में होगी। वैल्यू ऑफ स्कोर पूछा गया है, दैट मीन्स x पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप z वैल्यू निकालेंगे, फिर देयर आफ्टर x निकालेंगे। ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया था, फाइन, जिससे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए थे। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे उसको, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 0.1। मीन्स सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। तो इसके लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना होगा। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फाइन। ये है हमारा x बार जो कि 42 था, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्कोर किस साइड होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो कितनी निकली है 0.1। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स ये है 0.1, लेकिन इनके मार्क्स नहीं पता है, ये x हमें नहीं पता है, इस x को हमें फाइंड आउट करना है। इधर की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एरिया की भी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। 0.1 ये है, और ये जो राइट हैंड वाला एरिया है वो होता है हमारा 0.5, तो 0.5 माइनस 0.1 तो आ गया आपका 0.4। दैट मीन्स ये जो एरिया है वो कितना है हमारा 0.4 है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इससे हमें z वैल्यू निकालनी है, फाइन। टेबल पर चलते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ये है और ये है हमारी z वैल्यूज, फाइन। अब हमें 0.4 देखना है। यहाँ देखिए 0.4 कहाँ आ रहा है, 0.4 के नियर बाय ये रहा, ये देखिए 0.39973, इसके बाद में आ रहा है आपका 0.40147 जो कि 0.4 से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसके नियर बाय क्या ले रहे हैं 0.39973। ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए हमने इसको यहाँ टेबल में प्रोबेबिलिटी में सर्च किया है। अब इस प्रोबेबिलिटी से हम फाइंड आउट कर रहे हैं z वैल्यू, तो अब इससे इक्विवेलेंट क्या है, ये है, और इसके कौन सा आ गया इधर, ये आ गया 1.2, तो 1.28 प्रोबेबिलिटी से हमने ये z वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 1.28। इसको हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, z इक्वल्स टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2817। इधर x को हमें फाइंड आउट करना है, x बार है 42, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 24। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आए उसमें से ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 72.761। दैट मीन्स x की क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 73। जो 100 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 73 मार्क्स के ऊपर स्कोर किया है। आई थिंक आपको इस एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। दिस इज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. आपको standard deviation find out करना है as well as x bar find out करना है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है। First of all we will draw the curve. This is a normal distribution curve. फाइन, ये x बार है, हमें गिवन क्या है 31% क्या है बिलो 45, फाइन, और 8% क्या है अबव 64। तो जो बिलो 31% है वो कहाँ आ जाएंगे, 31% इधर आ जाएंगे, ये है आपका 45 से नीचे क्या है आपका, ये है 31% वाला एरिया, ठीक है 31%। और इधर क्या है अबव ओवर 64 यहाँ आ जाएगा आपका, और इस 64 के ऊपर क्या है 8% है, ये है आपका 8%, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है x बार
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमें इनके बीच की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होगा, तभी हमारे पास x बार की वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है x बार के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कितना एरिया होता है 0.5 और इधर भी कितना है 0.5। अब यहाँ आपको गिवन है 31%, दैट मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई 31 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.31। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 0.31 और टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 0.5। तो 0.5 में से आपने किसको लेस कर दिया? ये शेडेड एरिया को लेस कर दिया, तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? अनशेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 0.19। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 0.19। ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे 0.5 और ये कितना है 8%, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 100 0.08। तो 0.08 यहाँ से लेस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 0.42। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास 0.42। आई थिंक आपको क्लियर है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में से हमने शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी को लेस कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इधर भी ऐसे ही किया है। नाउ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपका क्या सीक्वेंस रहेगा, दैट इज वैल्यू ऑफ x किस में कन्वर्ट हो जाती है z वैल्यू में, और z वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है प्रोबेबिलिटी में, और ऐसे ही वाइस वर्सा चलता है। प्रोबेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है z में वैल्यू, z वैल्यू में, और z वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है x में। फाइन, तो अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप उसको टेबल में देखेंगे और उससे z वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.19 और 0.42। इसको हम टेबल में देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाली टेबल में। आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, इसमें ये जो गिवन होती है वो होती है प्रोबेबिलिटीज, और यहाँ ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइन बनी हुई है फर्स्ट, उसमें आपको गिवन होती है z वैल्यूज। फाइन, अब आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है उधर, तो आपको यहाँ देखना है कि 0.19 कहाँ है। हम इसमें देखेंगे कि 0.19 कहाँ आ रहा है। ये देखिए 0.19 ये आ रहा है, तो इसकी z वैल्यूज क्या होगी जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है। ये दोनों वैल्यूज इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, तो आ गई हमारी 0.5 ये है, और इधर 0.00 है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी Z1 दैट इज 0.5। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी 0.42। उस 0.42 को हमें इस प्रोबेबिलिटी में देखना है, तो यहाँ देखिए 0.42 के नियर बाय ये वाली वैल्यू है, ये तो उससे ज़्यादा हो रही है, तो हमें यही वैल्यू लेनी है। अब इसकी Z वैल्यू कौन सी है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये वैल्यू है Z वैल्यू, तो इसकी Z वैल्यू क्या हो गई Z2 इक्वल्स टू 1.4 और Z1 हमारा क्या आ गया था 0.5। नाउ प्रोबेबिलिटी से आपके पास Z वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हमारी Z वैल्यूज क्या क्या आ चुकी है, दैट इज Z1 इक्वल्स टू 0.5 और Z2 इक्वल्स टू 1.4। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। फाइन, x बार इधर था, 45 इधर था, इधर 64। ठीक है, नाउ x1 क्या है, दैट इज 45, x2 इज 64। ठीक है, अब आप देखिए जो 45 वैल्यू है वो x बार के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो z की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये x बार के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये बिलो साइड है हमारा, तो ये माइनस। नाउ अब हमारा जो z फॉर्मूला है z ट्रांसफॉर्मेशन का वो हम अप्लाई करेंगे, दैट इज z इक्वल्स टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस 0.5 इक्वल्स टू
45 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर भी 1.4 इक्वल्स टू 64 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉल्व करेंगे इसको, ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया आपका माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 45, इक्वेशन 1। ये भी इधर 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 64, इक्वेशन 2। अब दोनों को लेस कर देंगे इक्वेशन को, इधर आ गया 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 64, इसको लेस कर देना है, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आ गई, ये हो गया माइनस का 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कट गया है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 19। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या आ गई है 10। इसको सॉल्व करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गई है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 19/1.9, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को हम किसी भी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो 1.4 इंटू 10 प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 64, ये हो गया 14 प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 64, तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या आ गया 64 माइनस 14 डैट इज 50। तो अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 10 और इसकी वैल्यू आ गई है 50। फिटिंग अ नॉर्मल कर्व, why we called it fitting a normal curve, because normal distribution can have different shapes depending upon the different values of mu and standard deviation। mu और standard deviation की different values के कारण हमारे normal distribution curve different हो सकते हैं, but in fitting a normal curve there is one or only one normal distribution curve for any given pair of values of for mu and standard deviation। लेकिन जो फिटिंग अ नॉर्मल कर्व में क्या होता है, हमारी गिवन वैल्यूज तो अलग अलग होती है, बट जो हमारा कर्व होगा वो एक ही कर्व ड्रॉ होगा हमारा ग्राफ पेपर पे, और जो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं वो अलग अलग ना होकर वो भी एक ही होते हैं। सो ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करने के कारण वी कॉल्ड इट फिटिंग अ नॉर्मल कर्व। इसके लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, फर्स्ट इज ऑर्डिनेट मेथड, सेकेंड इज एरिया मेथड। Practical question of fitting of normal curve is fit a normal curve to the following distribution by a area method, second is ordinate method। Question is given, first of all we will calculate mean and standard deviation। तो उसके लिए हमारे पास क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी दोनों हमने क्वेश्चन से कॉपी किया है। नेक्स्ट मिड वैल्यूज और ए अज्यूम मीन हमने माना है 25, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम मीन है, तो मिड वैल्यू है 5 माइनस अज्यूम मीन दैट इज 25, तो आ गई आपकी वैल्यू -20। इधर भी 15 माइनस 25 दैट इज -10, 25 माइनस 25 दैट इज 0, 35 माइनस 25 दैट इज 10। तो ये आपका dx फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट है fdx, fdx के लिए ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय dx, तो वैल्यूज आ गई है आपकी ये, फाइन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ fdx स्क्वायर, fdx स्क्वायर के लिए dx मल्टीप्लाई बाय dx करेंगे पहले, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -20 मल्टीप्लाई बाय -20 दैट इज 400, मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गया आपका 2000, -10 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज 100, मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 800। तो लाइकवाइज हम आगे भी ऐसे ही इसको फाइंड आउट कर लेंगे, देयर आफ्टर हमें लास्ट में इनका टोटल कर लेना है। एक्स बार कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला ये है जिसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ए इज अज्यूम मीन,
प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऊपर से ले लिया दैट इज 40, एन इक्वल्स टू 40, इनको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 26, दैट इज योर एक्स बार। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें भी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर था हमारा 6400 डिवाइडेड बाय एन, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा 40 डिवाइडेड बाय एन, इसको सॉल्व किया तो 1 आया, इसको सॉल्व किया 160, इसको माइनस करके अंडर रूट निकाला, वैल्यू आ गई आपकी 12.6। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन को हमें दो मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट इज एरिया मेथड, वही एरिया मेथड के लिए भी हमें एक टेबल बनानी होगी। फर्स्ट इसमें आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स, सेकंड आएगी इसमें लोअर लिमिट्स, ठीक है, इसमें क्या आती है लोअर लिमिट्स। फ्रीक्वेंसीज आपने क्वेश्चन से ले ली है। नेक्स्ट है जेड वैल्यू, जेड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x क्या है, दैट इज योर लोअर लिमिट। x बार हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट इज 26 और स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारा 12.6। एरिया मेथड क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दिस इज एक्स बार और म्यू। अगर आपको यहाँ फाइंड आउट करना है दैट इज 20 और ये है आपका 26, इसके ये बीच का पूरा एरिया फाइंड आउट करते हैं। फाइन और ऑर्डिनेट मेथड में क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं कि इससे इसकी दूरी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी। एज यू नो कि x क्या है 0 से 26, 0 से 26 x बार तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.5। तो इधर हमने डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी है 0.5। आओ अब हमें क्या करना है, 10 से 26 तक की निकालनी है, तो x हो गया 10 माइनस एक्स बार दैट इज 26 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 12.6। आपकी वैल्यू क्या आ गई है माइनस 1.27। एज इट इज 20 माइनस 26 12.6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी माइनस 0.48। तो अब ऐसे ही आगे आपने क्या किया, इधर भी ऐसे ही किया और लास्ट में आपने जो अपर लिमिट है उसको नेक्स्ट वाले में लिया है ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। 50 के इधर हमने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी प्लस 0.5 लिख दी है। अब ये 50 कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये पूरी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी प्लस 0.5। तो ऊपर नीचे आपको ऐसे ही प्लस 0.5 और माइनस 0.5 मेंशन करना है। देयर आफ्टर इन जेड वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखते हैं। वैल्यू क्या देखनी है 1.27 और 0.48, ठीक है, ये माइनस में है, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को देखना है। ये तो है हमारी जेड वैल्यूज और ये सब होती है प्रोबेबिलिटी। 1.27, 1.2 ये रहा आपका और 7 है ये, तो ये जहाँ पे भी आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपकी वैल्यू है, दैट इज 0.39796। फाइन। अब है 0.48, 0.48 में 0.4 तो पहले आप इधर देखेंगे और 8 लेंगे इधर, तो ये आप क्या हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज 0.1844। ठीक है, आगे की प्रोबेबिलिटीज को आपको अपने से टेबल में फाइंड आउट करना है। ये इधर आ गया है, ऐसे आगे की प्रोबेबिलिटीज निकाली। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया फॉर ईच क्लास। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपकी इन प्रोबेबिलिटीज की साइन सेम है, निशान सेम है, तो आप इनको माइनस करते हुए चलेंगे और अगर अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। देखिए कैसे, ये दोनों क्या है सेम है, तो आपको इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये दोनों अपोजिट साइंस है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे प्लस, तो वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये सेम साइन है इसलिए इसको लेस कर दिया। फाइन, ये दोनों भी सेम साइन है इसलिए लेस हो गए। नाउ अब हमने इसको मैथमेटिकली प्लस माइनस करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम कर्व से समझते हैं,
ये देखिए ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, डेट इज 26, इधर आएगा 0, यहाँ आएगा 10, ठीक है। अब 0 से 26 तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, डेट इज 0.5, ये पूरा एरिया, ठीक है। अब 10 से 26 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो ये प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी ये वाली, ये है 0.3980, बट आपको फाइंड आउट क्या करनी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इस टोटल में से आपने ये 10 से 26 तक की लेस कर दी तो ये आ जाएगी, इसलिए आपने 0.5 माइनस 0.3980 किया है। ऐसे ही आगे आप देखेंगे कि 40 से 50 तक की, यहाँ है आपका 50, अब यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 है, बट ये क्या गिवन है आपको 30 से 26 तक की गिवन है। तो अब आपने इस पूरे एरिया में से, ये जो पूरा एरिया है उसमें से ये सिर्फ 40 से 26 तक की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। तो इस टाइप से आपने क्या किया है, ये एरिया फाइंड आउट किए इनके बीच के। अब इनको क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका इन प्रोबेबिलिटीज़ को, तो ये आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और इन्हीं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से आपको कर्व ड्रॉ करना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका फिटिंग अ नॉर्मल कर्व, ये है आपका एरिया मेथड। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट मेथड। ऑर्डिनेट मेथड में जो ये हाइट है, एक्स और कर्व के बीच की हाइट के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैथमेटिकली एक लॉन्ग फॉर्मूला है जिसको कि हम यूज़ ना करके डायरेक्ट टेबल से फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन में से हमने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने इसमें चाहिए मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ आपको निकालनी आती है इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है जेड वैल्यू। जेड वैल्यू का सेम फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x है हमारी मिड वैल्यू, x बार ऊपर फाइंड आउट किया था वो था 26 और ये आया था स्टैंडर्ड डेविएशन 12.6। तो अब इससे हम आगे सॉल्व कर देंगे। x माइनस एक्स बार 26 डिवाइडेड बाय 12.6, ठीक है। जेड वैल्यू आ गई आपकी ये। नेक्स्ट इसमें भी 15 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 12.6, तो ऐसे ही आपकी ये जेड वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ हाइट ऑफ ऑर्डिनेट। अब इन जेड वैल्यूज से हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ ऑर्डिनेट निकालेंगे टेबल से। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1.66 और 0.87 की। हमारी ऑर्डिनेट टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की। फाइन, ये देखिए ये हाइट के बेसिस पर होती है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1.66 और -0.87 की। आपको टेबल में साइंस को इग्नोर करना है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू सेम होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1.6। 1.6 आपको ये जेड वैल्यू इधर ही है, 1.6 ये रहा। इसके बाद में आगे वाला 6 ऊपर देखना है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, ये है। ये देखिए ये दोनों को इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, तो वैल्यू आ गई आपकी 0.1006। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है 0.87। 0.8 ये रहा, 7 है इधर। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू आ गई 0.2732। तो ये देखिए ये आपकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट हो गई है। नाउ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला है दैट इज h मल्टीप्लाई बाय एन आई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। h ये निकला है आपका, n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज और i क्या है, इंटरवल, दैट इज इंटरवल जो कि 10 का है। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे दिस h मल्टीप्लाई बाय n इज 40 मल्टीप्लाई बाय i इज 10 डिवाइडेड बाय 12.6।
ऐसे ही इसको करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12.6, ये h है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12.6, तो ये आ गई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से आप कर्व ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पे इधर आ जाएंगी अपनी क्लासेस 0, 10, 20, 30 और इधर आ जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारी अलग अलग वैल्यूज थी उसका हमने एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू निकाल के उसको एडजस्ट कर लिया और एक ही कर्व ड्रॉ किया है। सो वी कॉल्ड इट फिटिंग अ नॉर्मल कर्व।